नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल ट्रू स्टोरीज़ में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि हम आप लोगों के लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियों को लेकर के आते हैं। आज मैं जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये नई दिल्ली की एक तस्कर की कहानी है, या यूँ कह लें, तस्कर होता है कोई छोटे किस्म का जिसकी रेड में CBI जाती है और फंस उसमें बड़ा तस्कर जाता है। जैसे एक कहावत कही जाती है कि अंधे के हाथ बटेर लग जाना, ऐसे ही CBI के हाथ एक छोटे ऑपरेशन में बहुत बड़ा अपराधी, जिसे यूं कह लें कि तस्कर, उसके हाथ लग जाता है। ये बात है साल 1983, मार्च 1983 की बात है। तस्करी का जो धंधा था नई दिल्ली में जोर शोर से फल फूल रहा था। इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी तस्कर लोग जो थे वो बेधड़क अपने धंधे को अंजाम दे रहे थे। इसी के क्रम में एक बार की बात है, CBI की डिपार्टमेंट के जो एंटिक डिपार्टमेंट के डिप्टी SP थे, श्री PV माहेश्वरी, अपने ऑफिस में बैठे हुए किसी के फ़ोन का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि वो फ़ोन 2 बजे आना था, लेकिन वक्त 2:30 का हो गया था। फिर भी उन्हें इस बात का अंदेशा था कि फ़ोन ज़रूर आएगा। ठीक 2:40 पर फ़ोन की घंटी बजती है। लपक कर फ़ोन उठाते हैं और फ़ोन उठाने के बाद में उधर से आवाज़ आती है 4WX। सर, 4WX रिपोर्टिंग। तो PV माहेश्वरी पूछते हैं कि क्या खबर है। तो वो उन्हें बताता है कि ब्लैक डायमंड जो है वो इंडिया पहुंच चुका है और 7WX जो है वो उसके पीछे है लगा हुआ। उम्मीद है कि वो 6 बजे के आसपास अपने स्थान पर पहुंच जाएगा जहां पर उसे जाना है, और बाकी की खबर जो है वो हम आपको 4 बजे देंगे। इसी के साथ ही उधर वाला व्यक्ति जो होता है वो फ़ोन रख देता है। डिप्टी SP श्री PV माहेश्वरी के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट दौड़ जाती है। वो अपने ही डिपार्टमेंट के सीनियर सब इंस्पेक्टर मिस्टर सुनील शर्मा को बुलाते हैं और कहते हैं कि आपको जिस ऑपरेशन का बड़ी बेसब्री से इंतजार था, उस ऑपरेशन को करने का वक्त आ चुका है। हालांकि अभी इनिशियल रूप से हमें सूचना मिली है, इन्फॉर्म किया है हमारे किसी व्यक्ति ने, और बाकी की जो सूचना है, बाकी की जो खबर है वो आज शाम 4 बजे मिलेगी। तब तक आपका कोई भी और काम हो वो आप निपटा लीजिए। और इसी के साथ ही जो मिस्टर सुनील शर्मा होते हैं वो और कामों की तैयारी में लग जाते हैं, और इधर जो डिप्टी SP श्री PV माहेश्वरी होते हैं वो अपने उच्च अधिकारियों से फ़ोन से भी सूचना देते हैं। ये बात 28 मार्च 1983 की है। जी हाँ, 28 मार्च 1983 की। जैसा कि फ़ोन की बात होती है कि फ़ोन 4 बजे आएगा, लेकिन 4 बज जाते हैं, फ़ोन नहीं आता है। श्री डिप्टी SP जो PV माहेश्वरी होते हैं वो अपने ऑफिस में बैठे फिर 4 बजे के फ़ोन का इंतज़ार करते हैं। फ़ोन इस बार भी आधे घंटे लेट आता है। ठीक 4:30 बजे फ़ोन की घंटी घनघनाती है और फ़ोन आता है। डिप्टी SP जो है वो फ़ोन उठाते हैं और कहते हैं 4WX। यस सर, 4WX स्पीकिंग। ब्लैक डायमंड जो है वो अपने स्थान पर पहुंच गया है और आज रात वो अपने स्थान पर ही रहेगा। कहीं बाहर जाने की उम्मीद नहीं है, और ऑपरेशन के लिए जो समय है वो आज का समय ही बढ़िया है, और ऑपरेशन 6 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच होना चाहिए। तब तक आपके और बाकी जो काम हो वो निपटा लीजिए। इतना कहते ही श्री PV माहेश्वरी फ़ोन रख देते हैं और अपने सीनियर सब इंस्पेक्टर शर्मा के साथ ऑपरेशन की तैयारी में जुट जाते हैं। यह बात 28 मार्च 1983 की है। 28 मार्च 1983 की। ब्लैक डायमंड, जैसा कि नाम से ही आप लोगों को लग रहा होगा, ब्लैक डायमंड एक मूर्ति के तस्कर का
बनावटी नाम था जो कि खुफिया विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने अपनी सुविधानुसार रखा था। वो लगातार एक दूसरे को इन्हीं कोड वर्ड से संबोधित करते हुए उसके पीछे वार्तालाप कर रहे थे। यदि खुफिया विभाग के अधिकारियों की बात तस्कर या कोई अन्य व्यक्ति सुन भी रहा हो तो उसको समझ ना सके। 4WX एक खुफिया विभाग के ही अधिकारी का नाम था और 7WX भी इसी पार्टी का ही एक अधिकारी था, इसलिए वो आपस में बातचीत कर रहे थे। ठीक 5:30 बजे श्री BD माहेश्वरी अपनी पार्टी के साथ अपने ऑफिस से निकलकर गाड़ी में सवार होते हैं। हालांकि ऑपरेशन के लिए उनकी मंजिल ग्रेटर कैलाश थी। ग्रेटर कैलाश में वो अपनी गाड़ी लेकर के पहुंच जाते हैं। ग्रेटर कैलाश के एक शानदार रेस्टोरेंट में वो जाते हैं और एक एकांत के कमरे में ही, जिसको वो 4WX कह रहे थे, 4WX से वो मुलाकात करते हैं। 4WX उन्हीं की पार्टी का एक अधिकारी था। जिस स्थान पर उन्हें ऑपरेशन करना था वो एक शानदार इमारत थी। ग्रेटर कैलाश के स्थान पर ही एक शानदार इमारत थी और उस इमारत में ही उन्हें ऑपरेशन करना था। बंगले के मालिक का नाम था हरीश गिल्डियाल। हरीश गिल्डियाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक अफीम और चरस की तस्करी करने वाला एक तस्कर था। CBI के खोजी एजेंट जो थे वो उसका लगातार पीछा कर रहे थे और उसकी हर हरकत के ऊपर नजर रख रहे थे। हालांकि 30 मार्च को होली थी। अपने परिवार के साथ होली का त्योहार मनाने की लालसा से हरीश गिल्डियाल जो था वो सिंगापुर से फ्लाइट से होते हुए दिल्ली पहुंचा था और CBI को किसी न किसी तरीके से उनके मुखबिरों से उन्हें सूचना मिल गई थी और उसके एजेंट उसके पीछे लग गए थे। 6:30 बज चुके थे, अंधेरा भी घिर चुका था। उस शानदार बंगले के दरवाजे पर CBI की टीम दस्तक देती है। दस्तक देने के साथ साथ में हरीश गिल्डियाल की जो पत्नी है वो निकल के बाहर आती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती हैं CBI की पूरी टीम धड़धड़ाकर अंदर घुस जाती है। जैसे ही CBI की टीम उसके घर अंदर घुसती है तो हरीश गिल्डियाल जो था वो अपने ड्राइंग रूम में मौजूद था। ड्राइंग रूम में जाकर के ही हरीश गिल्डियाल को CBI की टीम दबोच लेती है। इधर CBI की टीम जब हरीश गिल्डियाल को दबोच लेती है तो उसके बाद में उसके घर की तलाशी का काम भी शुरू हो जाता है। बाकी अन्य अधिकारी लोग जो हैं उसके घर की तलाशी लेते रहते हैं। घर की तलाशी लेने का काम अभी चल ही रहा था कि इसी बीच एक अजीब वाकया होता है। हरीश गिल्डियाल के बंगले के सामने ही एक काले रंग की कार आकर के रुकती है और उससे एक नशे में धुत व्यक्ति उतरता है और उतर के वो हरीश गिल्डियाल के मेन दरवाजे पर पहुंचता है। जैसा कि CBI की टीम के प्लान के मुताबिक CBI की टीम का ही कर्मचारी हरीश गिल्डियाल की बिल्डिंग के मेन गेट पर एक दरबान की व्यक्ति की भांति मौजूद था। वो आने वाला व्यक्ति उससे पूछता है कि गिल्डियाल साहब हैं क्या? तो वो दरबान कहता है कि गिल्डियाल साहब अंदर ही हैं और आपका ही इंतजार कर रहे हैं। वो घर के अंदर दाखिल होता है। घर के अंदर दाखिल होता है तो अंदर डिप्टी SP जो PB माहेश्वरी थे वो ड्राइंग रूम में बैठे हुए थे, मौजूद थे। वो व्यक्ति जाता है और अपने बैग से एक शराब की बोतल को निकालते हुए कहता है कि गिल्डियाल कहाँ है? तो PB माहेश्वरी उससे पूछते हैं कि आपको गिल्डियाल से क्या काम है? तो वो कहता है कि अरे भाई मुझे काम क्या होगा, मेरा तो जो गिल्डियाल है वो बचपन का यार है और आज जब मुझे ये खबर मिली है कि वो सिंगापुर से इंडिया आया है, दिल्ली में ही है, अपने बंगले पर है, तो मैं ये सोच के आ गया कि थोड़ी देर उसके साथ में बैठूंगा और इंतज़ार करूंगा और एंजॉय भी करूंगा और बातचीत करूंगा। SP साहब उससे कहते हैं कि ऐसा है, बैठो इंतज़ार करो, गिल्डियाल साहब आ रहे हैं। थोड़ी देर वो बैठता है। 2 पल की देरी होती है और गिल्डियाल साहब जब वहाँ पर नहीं आते हैं तो फिर वो पुनः पूछता है कि गिल्डियाल साहब क्या
नहीं आएंगे, कितनी देर लगेगी माहेश्वरी, और ज़्यादा इधर उधर की बात करने की कोशिश की तो फिर अच्छा नहीं होगा। जैसे ही वो सीबीआई के डिप्टी एसपी की बात सुनता है तो उस व्यक्ति की हवा खराब हो जाती है और चेहरे की रंगत उड़ जाती है। पूछने पर वो अपना नाम प्रीतम चंद बताता है। हालांकि प्रीतम चंद जो था वो बहुत ही नशे में था, और इधर एसपी का नाम सुनते ही उसके चेहरे की रंगत तो उड़ी गई थी, साथ ही साथ उसका नशा भी हिरन हो गया था। पीबी माहेश्वरी को ये लगा कि ये घिल्डियाल का ही दोस्त है, तो हो सकता है कि इससे कुछ ना कुछ चीजें सामने निकल करके आए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, उसको पुलिस जो है वो गिरफ्तार कर लेती है। इधर जब बंगले की तलाशी चल रही थी तो बंगले की तलाशी में सीबीआई के हाथ कुछ भी ऐसा खास नहीं लगता है, बस पुरातत्व विभाग से संबंधित कुछ कागजात ही हाथ लगते हैं। पुलिस घिल्डियाल के साथ में प्रीतम सिंह को भी अपने साथ लेकर के अपने ऑफिस लौट आती है, क्योंकि सीबीआई को यह लग रहा था कि प्रीतम सिंह से भी अगर विस्तृत पूछताछ की जाए तो इससे कुछ तथ्य सामने आ सकते हैं, लेकिन उस समय उसकी स्थिति ऐसी नहीं थी कि उससे कोई पूछताछ की जा सके। इधर आपको बता दें कि घिल्डियाल की गिरफ्तारी के लिए ही पुलिस ने इस अपने जाल का ताना बाना बुना था, लेकिन प्रीतम सिंह जो था वो अनायास ही उनके जाल में आकर के फंस गया था। 29 मार्च को सीबीआई के अफसरों ने प्रीतम चंद से विस्तृत पूछताछ की तो पता चला कि प्रीतम चंद का जो एक बिजनेस है वो हैंडीक्राफ्ट का बिजनेस है, और फेबुलस आर्ट की नाम से एक जो दुकान है वो सीबीआई के ऑफिस के ठीक सामने मौजूद है। हालांकि प्रीतम चंद जो था वो अपने आप को शरीफ आदमी बताने की पूरी पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन सीबीआई को उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसे पता था कि ये हरीश घिल्डियाल का ही दोस्त है, और दोस्त होने के नाते कुछ ना कुछ राज इसके सीने में भी दफन होंगे, दबे होंगे, और उनको विस्तृत पूछताछ में ही बाहर लाया जा सकता है। इधर प्रीतम चंद जो था वो लगातार सीबीआई को इधर उधर बरगला रहा था, और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना उसके पास से निकलकर सामने नहीं आ रही थी। तो फिर सीबीआई एक फैसला करती है कि सीबीआई उसके घर और बाकी सारी चीज़ों और दुकान की तलाशी को लेने के लिए निर्णय लेती है। बीडी माहेश्वरी और इंस्पेक्टर सुनील शर्मा प्रीतम चंद को लेकर के उसके घर C44 पंपोस इंक्लेव ग्रेटर कैलाश पहुंचते हैं। सीबीआई अफसरों ने प्रीतम चंद के फ्लैट की तलाशी ली तो उसके फ्लैट से 2000 वर्ष पुरानी एक कुल्हाड़ी और पुरातत्व विभाग की 10 मूर्तियां बरामद हुई, लेकिन इनमें से कोई भी मूर्ति रजिस्टर्ड नहीं थी। इससे यह बात क्लियर थी कि प्रीतम चंद हैंडीक्राफ्ट के एक्सपोर्ट के बिजनेस की आड़ में पुरातत्व विभाग की पुरानी मूर्तियों की तस्करी भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों तक किया करता था। मूर्तियां बरामद होने के बाद सीबीआई को इस बात का तो पूरा पूरा विश्वास हो गया था कि घिल्डियाल का और प्रीतम चंद का आपस में क्या संबंध है। प्रीतम चंद के यहाँ पुरातत्व महत्व की मूर्तियां मिलने के बाद उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया गया, और गिरफ्तार करने के बाद में उसे पटियाला हाउस कोर्ट की मेट्रोपॉलिटन अदालत में पेश किया गया, और जहां से उसे 5 दिन की रिमांड पर ले लिया गया। इधर 30 मार्च की तारीख भी आ जाती है, क्योंकि 30 मार्च को होली थी। पूरा शहर ही नहीं बल्कि पूरा देश होली का त्यौहार मनाने में व्यस्त था, लेकिन इधर सीबीआई जो थी वो अपना त्यौहार मनाने के बजाय घिल्डियाल के बंगले की तलाशी और इधर प्रीतम चंद से महत्वपूर्ण तथ्य उगलवाने में व्यस्त थी। पूछताछ में प्रीतम चंद ने बताया कि जो कुल्हाड़ियां और 10 मूर्तियां उसके घर से बरामद हुई थी, उसने उन कुल्हाड़ी को और उन मूर्तियों को अलग अलग कबाड़ियों से खरीदा था। वो ये नहीं बता सका कि उसने उन मूर्तियों को और उन कुल्हाड़ियों को किस व्यक्ति से खरीदा है और कब कौन कौन सी तारीख को खरीदा है। हालांकि इस बात पर सीबीआई को बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था,
लेकिन ऐसा लग रहा था कि प्रीतम चंद ने इसके अलावा कोई भी बातचीत बताने के लिए अपने मुंह को पहले से ही सिल रखा है। कोई और रास्ता नहीं देखा तो जो डिप्टी एसपी थे श्री पीवी माहेश्वरी, उन्होंने प्रीतम चंद के शोरूम की तलाशी लेने का फैसला किया और उसके शोरूम की तलाशी लेने में भी उस दिन कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस दिन होली का त्योहार था। बाकी सारी बाजार भी बंद थी और मार्केट भी पूरी तरीके से सुनसान थी। इधर 30 मार्च को ही सीबीआई ने प्रीतम चंद का शोरूम खुलवाया। शोरूम काफी उसका बड़ा हुआ था, जो ग्लास के चारों तरफ से कवर्ड था। शोरूम का जो दरवाजा था वो भी कांच का ही बना हुआ था। दोनों तरफ शीशों के बीच में अलमारियां रखी हुई थी, जिनमें हैंडीक्राफ्ट के सामान भी सजे हुए थे। शोरूम के एक अंतिम कोने में एक टॉयलेट था और ऑफिस के बीच में लकड़ी की सीढ़ियां थी जो ऊपर स्टोर की तरफ जाती थी। लगभग 2 घंटे तक प्रीतम चंद के शोरूम की तलाशी लेने में सीबीआई के सभी अधिकारी लगे रहे, लेकिन उन्हें ऐसी कोई संदिग्ध चीज नहीं मिली जिससे कि उसके ऊपर कोई और शक किया जा सकता। हालांकि सीबीआई को तलाशी के दौरान निराशा भी हाथ लग रही थी। एक अजीब चीज होती है, क्योंकि डिप्टी एसपी माहेश्वरी जो थे, उनकी नजर उस लकड़ी की बनी हुई सीढ़ियों की तरफ पड़ी जिन सीढ़ियों का दरवाजा जो था वो स्टोर रूम की तरफ जाता था। उन्होंने प्रीतम चंद से पूछा कि ये सीढ़ियां कहाँ जाती हैं और इसके आगे क्या है। तो उसने बताया कि आप अपना समय यूं ही बर्बाद कर रहे हो और आगे कुछ नहीं है। वो पुलिस को बातों में उलझाने की कोशिश करता रहा, लेकिन डिप्टी एसपी को उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने अपने सीनियर इंस्पेक्टर श्री सुनील शर्मा को आदेश देते हुए कहा कि इंस्पेक्टर साहब, इन सीढ़ियों के आगे का जो हिस्सा है लकड़ी का बना हुआ है, उसे तोड़ के देखिए। प्रीतम सिंह फिर गिड़गिड़ाने लगा। जैसे ही उन्होंने इसको तोड़ने के लिए कहा, प्रीतम सिंह के चेहरे का रंग फक पड़ गया। वो उनसे ये गुजारिश करने लगा कि क्यों हमारी दुकान का नुकसान आप करेंगे और आपको इसकी तलाशी में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। खैर, पुलिस थी, वो कहाँ मानने वाली थी। इंस्पेक्टर शर्मा ने जब उस सीढ़ियों की तरफ जाने वाले स्टोर रूम का दरवाजा खोला तो अंदर उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सीढ़ियों के नीचे वाले भाग में पुरातत्व विभाग की बड़ी ही प्राचीन मूर्तियां रखी हुई थीं। सीबीआई टीम ने तलाशी ली तो पुरातत्व विभाग की काफी जो कागजात थे वो भी वहां पे मौजूद थे और करीब करीब 50 मूर्तियां जो थीं वो मिली थीं। यह सीबीआई टीम की एक अभूतपूर्व सफलता लग रही थी। डिप्टी एसपी माहेश्वरी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि घिल्डियाल को गिरफ्तार करने जाएंगे तो अचानक ही एक और सबसे बड़ा नंबरी तस्कर उनके अनायास यूं ही हाथ लग जाएगा। वो अपनी इस सफलता पर मन ही मन प्रसन्न भी हो रहे थे। हालांकि फेबुलस आर्ट, जो कि प्रीतम चंद का अपना नामी एक शोरूम था हैंडीक्राफ्ट का, वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस किया करता था और इसी बिजनेस के आड़ में वो भारत ही नहीं बल्कि भारत से बाहर विदेशों में भी पुरातत्व विभाग की प्राचीन मूर्तियों की सप्लाई किया करता था। सारी मूर्तियों को और इन सारी संदिग्ध चीजों को अपने कब्जे में लेने के बाद में सीबीआई जो थी वो अपने ऑफिस लौट आई। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि नियम ये है कि जो भी व्यक्ति पुरातत्व विभाग से संबंधित कोई भी वस्तु को खरीदता है तो उस खरीदी हुई वस्तु से 15 दिन के अंदर अंदर उसे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की धारा 14 की 3 के अंतर्गत उक्त मूर्तियों या अन्य चीजों को पंजीकृत कराना आवश्यक होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो वो फिर अपराध की परिधि में आ जाता है। पंजीकरण के साथ साथ में एक ये भी शर्त होती है कि पुरातत्व विभाग जब कभी भी चाहेगा और जब जैसे भी चाहेगा तो उन पुरातत्व विभाग की संबंधित चीजों को उस व्यक्ति को उसी समय
पुरातत्व विभाग को दिखाना होगा। पर प्रीतम चंद के यहाँ ना तो पुरातत्व विभाग से पंजीकरण के कोई भी दस्तावेज उसके हाथ लगे थे, ना ही वो कोई सीबीआई को संतोषजनक उत्तर ही दे सका था। वो लगातार एक ही बात पर अपनी अड़ा हुआ था कि इन मूर्तियों को मैंने किसी कबाड़ी से खरीदा है और मुझे नहीं मालूम कि वो कबाड़ी इन मूर्तियों को कहाँ से लाया था। इधर सीबीआई के सामने एक और प्रश्न था कि उन मूर्तियों की बरामदगी तो प्रीतम चंद के उस स्टोर से हो गई थी, लेकिन वो मूर्तियां कहाँ की हैं और उनको किस प्रकार से प्रीतम चंद के यहाँ लाया गया है और कैसे इन मूर्तियों को यहाँ रखा गया है, ये भी सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि फिर सीबीआई ने यह फैसला किया कि वो पुरातत्व विभाग से संपर्क करेंगे। लिहाजा डिप्टी एसपी श्री माहेश्वरी ने उन मूर्तियों की सूचना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तत्कालीन डायरेक्टर श्रीमती डॉक्टर मित्रा को दी। सूचना मिलते ही डॉक्टर मित्रा अपनी पूरी टीम के साथ में सीबीआई ऑफिस पहुंची। सर्वे टीम ने जांच के बाद बताया कि प्रीतम चंद के पास जो बरामद मूर्तियों में 8 मूर्तियां लगभग 2000 वर्ष पुरानी थी और उनकी कीमत भी लगभग 2,33,000 रुपए। ये 2,33,000 रुपए मैं 1983 की बात कर रहा हूँ और आज की कीमत में उन मूर्तियों की जो कीमत थी वो कम से कम करोड़ों में होगी। खैर, तो उन्होंने बताया कि ये 2000 वर्ष पुरानी थी और उस समय जो कीमत थी वो भी उन्होंने बताई। विदेशों में यह लगभग कीमत उसी समय 10 गुना थी, यानी जो उन्होंने बताया कि 2,33,000 रुपए थी, तो करीब करीब उसी समय विदेशों में उन मूर्तियों की कीमत 20 लाख के करीब थी। बाद में जब सर्वे टीम ने विस्तृत छानबीन की तो पता चला कि बरामद मूर्तियों में से 3 मूर्तियां जो थी वो लगातार मानव सिर, मछली और खिड़की के अंदर मानव सिर मीतल गांव, जिला कानपुर के गुप्तकालीन मंदिर से चुराए गए थे। उपरोक्त तीनों मूर्तियों की चोरी जनवरी 1982 ईस्वी में हुई थी। मूर्ति की चोरी की रिपोर्ट थाना घाटमपुर में लिखाई गई थी, परंतु स्थानीय पुलिस ने उन मूर्तियों की बरामदगी अभी तक नहीं करवा पाई थी। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि डॉक्टर मोहम्मद जहीर द्वारा सन 1952 में लिखित पुस्तक टेम्पल ऑफ मीतल गांव की फिगर नंबर 61, 129, 130, 141, 169 और 173 में उपरोक्त मूर्तियों की पूरी जानकारी और चित्र उपलब्ध थे। यह प्रमाणित हो गया था कि मीतल गांव के गुप्तकालीन मंदिर से ही इन मूर्तियों को चुराया गया था। विस्तृत जानकारी मिलने के बाद में सीबीआई ने प्रीतम चंद के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 411/25 की 2(5)/14 की 3 एंटीक्विटी आर्ट ट्रेजर एक्ट 1972 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया, जिसके बाद डिप्टी एसपी श्री माहेश्वरी और सुनील शर्मा ने प्रीतम चंद के खिलाफ विस्तृत छानबीन शुरू कर दी। सीबीआई ने प्रीतम चंद से काफी विस्तृत पूछताछ करने की कोशिश की, लेकिन वो लगातार एक ही बात पर अड़ा रहा कि इन मूर्तियों को उसने किसी कबाड़ी से खरीदा है और उस कबाड़ी को वो पहली बार मिला था और अब वो कहाँ है, कहाँ रहता है, इसके बारे में वो कुछ नहीं जानता। काफी छानबीन के बाद भी सीबीआई अधिकारी इस बात का पता लगाने में असमर्थ रहे कि शेष मूर्तियां कहां से चोरी हुई थीं, पर यह जरूर पता चल गया कि प्रीतम चंद पुरातत्व महत्व की मूर्तियों का एक बड़ा सौदागर था और घिल्डियाल के माध्यम से ही इन मूर्तियों की तस्करी वो विदेशों में किया करता था। उसकी भेजी हुई इसी प्रकार की मूर्ति जो थी वो न्यूयॉर्क में भी पकड़ी गई थी। सीबीआई ने प्रीतम चंद और घिल्डियाल को अलग अलग केसों में 5 अप्रैल को अदालत में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। प्रीतम चंद की जमानत 6 अप्रैल को 30 हजारी कोर्ट के सत्र न्यायाधीश M.K. चावला की अदालत से हो गई थी,
घिल्डियाल चूंकि अन्य कई केसों में वांछित था, इसलिए उसकी जमानत नहीं हो सकी थी। अपनी विस्तृत जांच के बाद बी.डी. माहेश्वरी ने 27 सितंबर 1984 को 27 सितंबर 1984 को प्रीतम चंद के खिलाफ 30 हजारी कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट श्री सुभाष वासम की अदालत में चार्जशीट पेश कर दी। तो ये थी पूरी कहानी। आप लोगों ने ये देखा कि किस तरीके से ये जो तस्कर था वो पुलिस की नाक के नीचे से अपनी तस्करी का जो साजो सामान था वो भारत ही नहीं बल्कि विदेशों तक, पश्चिमी देशों तक पुरातत्व विभाग की मूर्तियों की तस्करी किया करता था। एक प्रीतम चंद ही क्या, कई ऐसे लोग होंगे जो दिल्ली में किसी दूसरे कारोबार की आड़ में मूर्तियों की तस्करी या अन्य कोई आपराधिक षड्यंत्रों में शामिल होते हैं और अपने एक सफेद पोश के व्यापार के माध्यम से उसकी आड़ में न जाने कितने गैर कानूनी काम करते हैं। इधर जो सीबीआई थी वो एक गांजा, अफीम और चरस के तस्कर जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन मादक पदार्थों की तस्करी किया करता था, इसकी तलाश में पीछे लगी हुई थी, लेकिन प्रीतम चंद अनायास ही उसके जाल में आकर के फंसा था। तो ये थी दोस्तों आज की पूरी कहानी। इस कहानी को सुनाने का हमारा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, ना तो किसी व्यक्ति को ठेस पहुंचाना और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आने वाले खतरों से आप लोगों को वाकिफ करना और सचेत करना है। इसी कहानी के साथ आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी नई कहानी के साथ, और तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।